नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे द्विघात बहुपदों के शून्यकों की। इससे पहली क्लास में हमने चर्चा की थी बहुपद के गुणनखंड और बहुपद की घात के बारे में। आज अपनी जो चर्चा होगी वो होगी बहुपद के शून्यक व बहुपद के गुणकों के बीच संबंध की। इससे भी एक क्वेश्चन आने की आपकी संभावना रहेगी। पहले थोड़ी चर्चा करते हैं, द्विघात या बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं हम। देखो, बहुपद के शून्य का मतलब होता है बहुपद के शून्यक चर का वह मान यानी चर, यदि बहुपद x में है तो चर हो गया x, x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद 0 के बराबर आ जाए, उनको हम बहुपद का शून्य कहते हैं। और बहुपद के शून्य कितने होंगे वो उस बहुपद की घात पर डिपेंड करेंगे। जैसे यदि कोई बहुपद एक घात का है या रैखिक बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे, उसके एक शून्यक होंगे। यदि कोई बहुपद द्विघात है, दो घात का है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है जो दो घात वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका है, तो फिर इसमें दो शून्यक होंगे। और यदि कोई बहुपद तीन घात का है तो उसके तीन शून्यक होंगे। जैसे एक्स क्यूब त्रिघात बहुपद प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके तीन शून्यक होंगे। चार घात का है तो उसके चार शून्यक होंगे। इन शून्यकों और इन बहुपदों के गुणकों, द्विघात बहुपद या जो भी बहुपद है उसके चरों के गुणा को, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है ए, एक्स के गुणा में क्या है बी, अचर पद क्या है सी, इनके मध्य संबंध होते हैं। उस संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो पहले मैं चर्चा करता हूँ द्विघात बहुपद की। एक बार ध्यान से चर्चा करते हैं हम द्विघात बहुपद की, उसके शून्य और गुणकों के बीच में क्या संबंध होते हैं। तो यहाँ अपन लिखते हैं, द्विघात बहुपद का आपका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ये ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो हो गया तो फिर वो द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ये इसके गुणांक है। इसके मान लो मैं दो शून्य मानता हूं, एक अल्फा और एक बीटा, ये इसके दो शून्य के द्विघात बहुपद है तो शून्य के दो होंगे और ये इसके दो शून्य के। अब देखो, दो चीजें आपको याद रखनी, इन शून्यकों का जो योग होगा ना अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा ही आपके होगा माइनस का बी बट्टा ए। कहने का मतलब है माइनस बी का मतलब एक्स का गुणांक, एक्स के आगे जो भी गुणांक है वो माइनस एक्स का गुणांक बट्टा, यदि आप एक्स स्क्वायर का गुणांक करोगे तो आपके उन जो भी शून्य है उनका आपका योगफल आ जाएगा। शून्यकों का योगफल आपको पता लग जाएगा माइनस का बी बटा ए। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा वो होता है सी बटा ए, यानी सी का मतलब है जो अचर पद जिसमें एक्स नहीं है, अचर पद, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो आपका हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है द्विघात बहुपद में। मुख्य रूप से इन दो चीजों का आपको एक द्विघात बहुपद के लिए ध्यान रखना है कि शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर यदि मुझे शून्यक दिए हुए हो, मान लो मुझे दो शून्यक दे दिए अल्फा और बीटा, अब मुझे द्विघात बहुपद बनाना है, तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ ये भी आप ध्यान रखो। द्विघात बहुपद कैसे बनाऊंगा, इसके लिए ये है, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, जो भी आपको दो शून्य दिए गए उनको जोड़ूंगा और उसके आगे एक्स लगा दूंगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा यदि आपको दो शून्यक दिए हुए। इसी प्रकार का रिलेशन त्रिघात बहुपद में भी है, वो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। एक बार हम द्विघात वाला पूरा देख लेते हैं, तो आपको इन्हीं रिलेशनों पर आधारित क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं। शून्यकों का योगफल होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। इसमें क्या है, यदि द्विघात बहुपद, ये एक द्विघात बहुपद है के शून्यक दो कोमा माइनस तीन है, तो आपको ए और बी का मान बताना है। एक तो
दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, शून्य यदि 2 तथा -3 दे रखे हैं, इसका मतलब यदि मैं x बराबर 2 इस बहुपद में रखूंगा तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। उससे अपने पास एक समीकरण प्राप्त होगी। x बराबर -3 भी इस बहुपद में मैं रखूंगा तो भी आपको उसका मान भी 0 के बराबर होगा और वहां से आपको एक समीकरण प्राप्त होगी। तो दो समीकरण प्राप्त होगी, उनसे अपन a और b का मान लिख लेंगे। या फिर दूसरा तरीका है जो सबसे स्मार्ट तरीका है, वो ये है, आप इन इन संबंध का यूज करो। जैसे शून्यकों का योगफल किसके बराबर होगा, ऐसे आप यूज करो। तो देखो यहाँ से सबसे पहले मैं देखता हूँ जो भी शून्य है उन, ये अपने पास द्विघात बहुपद है और ये अपने पास शून्य है। तो शून्यकों का योगफल यानी मैं 2 प्लस माइनस का 3 कर रहा हूँ। शून्यकों का योगफल ये इस द्विघात बहुपद के लिए किसके बराबर होना चाहिए, माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, एक्स का आपके गुणांक है a+1। क्या गुणांक है, a+1 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, एक। यानी आपके जो शून्यकों का योगफल है वो कितना हो गया, 2 प्लस माइनस माइनस 2 -3, ये बराबर है माइनस का a+1 के। तो 2 -3, 2 में से 3 घटाया कितना बचा, ए माइनस का 1, बराबर है आपका माइनस का a+1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बराबर आपका a+1। तो यहाँ से आप a को एक तरफ रखो और ये +1 इधर जाते ही 0, तो a का मान कितना आ गया, 0। अब किस ऑप्शन में a का मान 0 है, एक ही ऑप्शन में आपके मान a का मान 0 है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं b का मान भी निकाल सकता हूँ, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो हमें a का मान 0 एक ही ऑप्शन में मिला, तो ये उत्तर हो गया। b का मान निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, दूसरा संबंध। एक तो योगफल वाला है, दूसरा संबंध है इनके गुणनफल वाला। शून्यकों का गुणनफल यानी 2 गुणा -3, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए अचर पद। यहाँ पर अचर पद क्या है, जिसमें x नहीं है, वो है b। अचर पद क्या है, b बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। यानी यहाँ से तो देखते ही पता चल गया, 2 गुणा -3 यानी -6 बराबर क्या आ जाएगा आपके, b आ जाएगा। -6 बराबर आपका b। तो ये a बराबर 0 और b बराबर -6। तो इन गुणकों का इस्तेमाल करके आपको द्विघात बहुपद के शून्य निकालने हैं और इसी इन गुणकों को इस्तेमाल करके ही आपको लगभग क्वेश्चन हल करने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 7 और अल्फा प्लस बीटा बराबर है 3, तो अल्फा बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्य होंगे। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। इसको पहले ध्यान से देखो, इसमें क्या है, आपको दो चीजें दी हुई है, एल्फा प्लस बीटा बहुपद समीकरण के शून्य के। तो पहले देखो एल्फा प्लस बीटा का योग कितना है, योग इसने दे रखा है ये। यदि मुझे किसी एल्फा और बीटा शून्य के बारे में पता चल जाए तो जो समीकरण होती है वो क्या होती है, यदि एल्फा और बीटा आपके पास शून्य है तो आपका द्विघात बहुपद होता है एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। मुझे एल्फा प्लस बीटा का मान तो पता है, अब किसी तरह एल्फा बीटा का मान यदि मुझे पता लग जाए तो फिर मैं बता सकता हूँ आपका द्विघात बहुपद में बना सकता हूँ। केवल एल्फा बीटा के मान की आवश्यकता है। दो चीजें दी हुई है आपको, एक तो एल्फा प्लस बीटा 3 दिया हुआ है और एक आपको दे रखा है एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 7। यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं एल्फा बीटा का पता करना है, तो कैसे करूँगा, क्यूब से ही आएगा। इस समीकरण को मैं क्यूब करता हूँ की घात 3 करता हूँ, दोनों तरफ घन करने पर एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब। तो ये आपका a प्लस बी के क्यूब से खुलेगा। एक बार देखो a प्लस बी का क्यूब होता क्या है, a प्लस बी का यदि होल क्यूब का सूत्र है वो ध्यान से देखो पहले, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस। इस सूत्र का यूज करके मैं इसको खोलूंगा, तो इसमें a की जगह अल्फा है और b की जगह बीटा है, तो a क्यूब यानी अल्फा क्यूब, b क्यूब यानी बीटा क्यूब प्लस 3ab यानी अल्फा और बीटा का गुणा और a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा।
ये सी इसका सूत्र खुल गया, बराबर 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब जिस जिसका आपको मान पता है वो मान रख लो आप। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आपको दिया हुआ है कितना है, ये है 7, तो इसकी जगह आपने लिख दिया 7 प्लस 3। एल्फा बीटा का मान हमें पता नहीं है, एल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है कितना है 3। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो ये यहाँ पर आपने 3 रख लिया गुणा 3 बराबर कितना आ गया 27। तो यहाँ से मुझे एल्फा बीटा का मान मिल जाएगा 7 प्लस 3 एल्फा बीटा गुणा 3 यानी 9 एल्फा बीटा, 9 एल्फा बीटा बराबर 27। तो यहाँ से आपको मिल गया 9 एल्फा बीटा बराबर 27 माइनस का 7। तो एल्फा बीटा आपको क्या मिल गया 27 माइनस 7 यानी 20/9। अब आपके पास एल्फा प्लस बीटा पहले से ही था और एल्फा बीटा आपका आ गया 20/9। अब आप द्विघात बहुपद बना सकते हो कि इस किस द्विघात बहुपद के ये शून्य होंगे। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा यानी 3, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3x प्लस का कितना आ गया 20/। अब यदि इस टाइप्स में कभी भी लिखी हुई है द्विघात बहुपद तो फिर जो नीचे पद आ रहा है उसको मैं पूरे बहुपद से भी गुणा करवा सकता हूँ, हर पद से। यानी ये नीचे आ रहा है 9 तो मैं इस पूरे बहुपद को 9 से गुणा करा सकता हूँ। 9 को एक्स स्क्वायर से गुणा कराया 9x² माइनस इस माइनस के 3 को इस पूरे पद को 9 से गुणा कराया तो ये आ गया माइनस का 27x। इस पूरे पद को 9 से गुणा करवाया तो 9 गुणा 9 करवाने पर 9 से 9 कैंसिल आ गया यानी ये आया 20। और ये बहुपद समीकरण है तो बराबर क्या हो जाएगा 0। बहुपद समीकरण की बात की जा रही है शून्य के, तो बराबर में 0 लिख देंगे। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है 9x² माइनस 27x प्लस 20 बराबर 0। तो ये आपका आंसर नंबर 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे प्रश्नों को आपको करना है। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज भी आपको ध्यान रखने हैं, a प्लस बी का क्यूब, इस टाइप से आपको ये जानकारी हो सकती है। इनका यूज करके आपको इनका मान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण x² प्लस ax प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है तो a का मान क्या है। अब देखिए यदि मैं केवल इतना लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c तब तक तो ये द्विघात बहुपद है, और यदि बराबर में मैंने 0 कर दिया तब ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, और इसमें कोई फर्क नहीं है। द्विघात समीकरण इसमें और द्विघात बहुपद में कोई फर्क नहीं है। इसके शून्यक द्विघात बहुपद के तो शून्यक होते हैं और समीकरण के वो हो जाएंगे मूल, बाकी वही सारा प्रोसेस वही है। तो देखो इसमें क्या क्या कहा, इसने कहा इसका एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, इसके दो मूल, एक पहला मूल एक मूल दूसरे मूल का दुगुना यानी एक मूल मैंने माना एल्फा, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा इसका दुगुना यानी 2 एल्फा हो जाएगा। बस ये मुझे पता चला है कि इस समीकरण के जो भी मूल है वो एक तो अल्फा है तो दूसरा क्या है 2 एल्फा है। और अब आपको देखना है, तो हमें तो दो चीजें पता है, मूलों का योग किसके बराबर होता है, मूलों का योग होता है आपके, मूलों का योग यानी एल्फा प्लस 2 एल्फा, मूलों का योग एल्फा प्लस 2 एल्फा, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, एक्स माइनस एक्स का गुणांक कितना है ए बट्टा x² का गुणांक कितना है 1। तो ये जो 3 एल्फा है ये आ गया आपके -1 के बराबर। 3 एल्फा आप किसके बराबर आ गया -1 के बराबर। तो एक तो आपके ये समीकरण बनी, इसको लिखो। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन है, मूलों का गुणनफल यानी एल्फा को यदि मैं गुणा कराऊं 2 एल्फा से तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा अचर पद बट्टा x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है 1, अचर पद कितना है 4। तो ये आपका 2 एल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 4 के। तो यहाँ से आपको एल्फा स्क्वायर का मान मिलेगा, कितना आ गया 4 में 2 का भाग दिया तो ये आ गया 2। अब देखो एल्फा स्क्वायर 2 है तो एल्फा का मान क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर से एल्फा पर जानने के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये आपका एल्फा का मान है प्लस माइनस अंडर रूट 2। हमें किसका मान निकालना है ए का, तो इस समीकरण में रखो एल्फा का मान रख लो। एल्फा का मान है प्लस माइनस अंडर रूट 2 यानी 3 गुणा प्लस माइनस अंडर रूट 2 बराबर ये किसका है -1 का मान। तो ये हो गया प्लस माइनस
3√2 बराबर माइनस ए। पूरे समीकरण को यदि आप माइनस से गुणा करवा दोगे तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो एक ही बात है, चाहे प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, और ये आपका ए हो जाएगा। तो आपका ए का मान आ गया प्लस माइनस 3√2, ये आपका सही उत्तर आ गया। 3 को जब आप √2 से गुणा करोगे तो उत्तर आता है 3 गुणा √2 आता है 3√2, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो इस टाइप से ये प्रश्न हल करना है। सब में आपके दो ही प्रॉपर्टी यूज होनी है, एक तो शून्यकों का योग और एक उन शून्यकों का गुणनफल। इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण से संबंधित प्रत्येक प्रश्न आप कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा समीकरण का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या है? आपको एक मूल 2 दिया हुआ है, दूसरा मूल हम बता दें। एक बार पहले देखो, एक मूल 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस समीकरण में यदि मैं x बराबर 2 रखूं तो ये समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा, यानी बराबर में 0 आ जाएगा। तो पहले तो ये लिखो, आप x की जगह 2 लिखो, तो a गुणा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस x की जगह 2 यानी b गुणा 2 प्लस का आपके पास क्या आ गया, c बराबर 0। तो ये क्या आ गया, 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0। ये आपको एक समीकरण प्राप्त हुई है। 3 चरों में आपको एक समीकरण प्राप्त हुई है, आपको इसका दूसरा मूल बताना है। जो जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उनका हमें यूज करना है। तो पहले तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि यदि मान लो मैंने माना इसका दूसरा मूल है वो अल्फा है, एक मूल तो 2 है, दूसरा मूल क्या है, अल्फा। तो अब मैं यहाँ से क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 2 प्लस एल्फा, मूलों का योग किसके बराबर होगा, माइनस का चिन्ह, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, बी, बट्टा में क्या है, ए। तो मेरे पास 2 प्लस अल्फा है, वो तो आ जाएगा माइनस का बी बट्टा ए। और 2 गुणा अल्फा यानी 2 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके अचर पद यानी सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए यानी सी बट्टा ए। अब मुझे ए और बी से कुछ रिलेशन ही निकालना है, वहां से मैं ये कर सकता हूँ। अब यहाँ से यहाँ के आगे देखिए आप, अल्फा का मान मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये आपके पास समीकरण बनी हुई है, इनको देखो। फिर देखो, एक इंफॉर्मेशन इसने और दी है, ये एबीसी है वो समांतर श्रेणी में, किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। एबीसी यदि 3 समांतर श्रेणी में कोई पद होते हैं तो इसमें ये संबंध होता है कि जो बीच वाला पद होता है ना बी, ये इन दोनों पदों का समांतर मध्य होता है, यानी ए प्लस सी में 2 का भाग देने पर बीच वाला पद आता है, यानी 2b बराबर होता है ए प्लस सी। ये एक समांतर श्रेणी का गुणधर्म है, ध्यान से देखना है आपको। ये एक समांतर श्रेणी का गुणधर्म, जहां जहां पर ए प्लस सी लिखा वहां पर आपको 2b होगा। समांतर श्रेणी देखो एक बार क्या होती है, ये होती है समान अंतर वाली श्रेणी। जैसे मैं एक, उसके बाद मैंने 2 लिखा, उसके बाद मैंने 3 लिखा, तो ये भी एक समांतर श्रेणी। यहाँ से मैंने मान लो 1 लिखा, फिर यहाँ 3 लिखा, कितने का अंतर, 2 का अंतर, तो फिर मैं आगे क्या लिखूंगा, 5। तो ये समांतर श्रेणी होती है। इनमें आप देख लो, बोले बीच वाला पद हमेशा कब आएगा, जब आप साइड वाले 2 पदों को जोड़ के उसमें 2 को भाग दे दोगे, तब ये पद आएगा। यहाँ 3 कैसे आएगा, 1 प्लस 5 में 2 का भाग दे दोगे तो 6 बटा 3 3 आ जाएगा। तो ये आपका समांतर श्रेणी का नियम होता है, तो इसका यूज करके अपन इनका मान निकालेंगे। इनमें से किसी का यूज करके हम इसका मान निकाल देंगे। तो आपको क्या लिखना है, 2b की जगह इस समीकरण ए को देखो, इसमें मैं 2b की जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस सी, यानी 4a प्लस 2b के जगह पर भी मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी, यानी a प्लस सी, और आगे एक्स्ट्रा सी पहले से ही था बराबर 0। तो ये आ गया 5a प्लस 2c बराबर कितना आ गया, 0। मुझे तो अल्फा का मान निकालना, ये मैं दोनों में से किसी से भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है 2 अल्फा बराबर है c बट्टा a, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, c बट्टा ये 2 इधर गुणा में नीचे किस में आ जाएगा, भाग में। तो यदि मुझे c बट्टा a का मान प्राप्त हो जाए तो अल्फा का मान यानी दूसरे मूल भी मुझे पता चल जाएगा। तो c बट्टा a निकालने के लिए 5a, इस 2c को उधर भेज देता हूँ, ये आ गया आपका माइनस का 2c। अब हमें निकालना है c बटा a, तो ये इधर a 5 के साथ गुणा में, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 c बटा a, और इधर क्या है 5।
ये -2 इधर गुणा में, ये इधर आके भाग में आ जाएगा पूरा का पूरा, तो -5/2 बराबर c/a। तो c/a का मान मुझे यहाँ से मिल गया। तो अब अल्फा का मान क्या आएगा? अल्फा का मान आएगा c, जहां जहां ये 1/2 है और गुणा c/a, और c/a खुद का मान क्या है? -5/2। तो आपका जो दूसरा मूल अल्फा है वो हो गया -5/4, -5/4। ये आपका सही उत्तर होगा। तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के आपका शून्य कुंभ का जो योग और गुणनफल है वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा इसमें यूज होगा। अब द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे ये आप ध्यान से देखना। द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्य होंगे, धनात्मक या ऋणात्मक, समान नहीं। तो ये थोड़ा सा हम शून्यकों के बारे में देखते हैं। देखो, द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c, इसके शून्य कब बराबर होंगे, कब काल्पनिक होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यदि बराबर 0 कर लेता हूं तब तो ये समीकरण बन जाएगी, 0 नहीं करता हूं तब तक ये द्विघात बहुपद रहेगा। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा ध्यान ये रखना, एक इसका एक विविक्तर होता है वो आपको हमेशा ध्यान रखना, एक मान b² माइनस 4ac, इससे संबंध निकलता है पूरा। यदि b² माइनस 4ac निकालते हो आप, b² माइनस 4ac का मतलब b है x का गुणांक, a है x² का गुणांक और c है अचर पद। ये आप द्विघात बहुपद में मान निकालते हो और ये 0 से यदि बड़ा है, 0 से इसका मान बड़ा आता है यानी धनात्मक मान आता है, तब तो दो शून्य होंगे या दोनों मूल होंगे। दोनों शून्य क्या होंगे? वास्तविक होंगे। दोनों शून्य वास्तविक वे भिन्न भिन्न होंगे। ये भी आप इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, वास्तविक वे भिन्न भिन्न अलग अलग होंगे, अलग अलग दो शून्य इसके मान आएंगे। और कभी भी b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, बराबर 0 आ जाए, तब आपके दोनों शून्य समान होंगे। दोनों शून्य क्या होंगे? एक समान। दोनों शून्य एक समान होंगे। उस स्थिति में आपके दोनों शून्य एक समान। और यदि b² माइनस 4ac का मान आपके नेगेटिव आ जाए, तब आपके वास्तविक शून्य होंगे ही नहीं, काल्पनिक शून्य होंगे। वास्तविक शून्य होंगे ही नहीं, काल्पनिक शून्य होंगे। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान रख लेना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ जा सकते हैं कि दोनों मूल कब समान होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है इसमें सबसे ज़्यादा। तो b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो दोनों शून्य एक समान होंगे। ये वास्तविक, 0 से बड़ा हो तब शून्य भिन्न भिन्न होंगे, 0 हो तो एक समान होंगे और इसमें काल्पनिक होंगे। अब इसका थोड़ा सा आप ये अनुमान लगो, धनात्मक ऋणात्मक के बारे में थोड़ा हम देखते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। हमें तो केवल आप इतना बता दो कि इसके मान लो दो शून्य के, उन l पावर बीटा है, तो उन शून्यकों का योग कितना है? तो योग अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, माइनस का x का गुणा कितना है? 99। x² का गुणा कितना है? 1। तो ये जो भी दो शून्य होंगे उनका योग होगा माइनस का 99। इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? इनका गुणनफल होगा अचर पद, ये अचर पद 127 बट्टा x² का गुणा, x² का गुणा कितना है? 1, यानी 127। अब यहाँ पर केवल आपको सोचना ही है, दो संख्याओं को गुणा कराने पर एक पॉजिटिव संख्या कब कब आ सकती है। दो संख्याओं को यदि मैं गुणा करा रहा हूं और मुझे पॉजिटिव संख्या मिल रही है, इसका मतलब क्या है? या तो दोनों संख्या प्लस की है, यानी दोनों संख्या क्या है? धनात्मक है, तब उत्तर पॉजिटिव आएगा। या फिर दोनों संख्या क्या है? ऋणात्मक है, तब उत्तर पॉजिटिव आएगा। ये हमें पता चल गया। या तो दोनों संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी या दोनों ऋणात्मक होगी। एक धनात्मक एक ऋणात्मक नहीं हो सकती। उस स्थिति में आपका गुणा कितना आता? वो नेगेटिव आता और यहाँ पॉजिटिव आया हुआ है। अब या तो दोनों प्लस की होगी या दोनों माइनस की होगी। अब देखो, दो संख्याओं को जोड़ने पर यदि आपका माइनस आ रहा है, तो जब आप मान लो दोनों संख्या प्लस प्लस है, दो प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो उत्तर हमेशा प्लस वाला आएगा, माइनस का नहीं आएगा। और दो माइनस माइनस वाली संख्याओं को आप जोड़ोगे, पहली संख्या भी माइनस की है दूसरी भी माइनस की, तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। यानी आपको जोड़ने पर माइनस आना चाहिए, इसका मतलब वो दोनों संख्याएं नेगेटिव होनी चाहिए। बस इससे हमें पता चल गया कि दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो जो भी दोनों शून्यक होंगे वो क्या होंगे? दोनों ऋणात्मक होंगे। दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। अब आपको
यदि आप चाहते हो तो अपन बता देते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक इन तीनों पर डिपेंड करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि आपका ए पॉजिटिव है, मैं बात कर रहा हूं ए पॉजिटिव की, ये धनात्मक है एक बार के लिए, तो यदि आपका सी धनात्मक है, सी क्या है, सी भी पॉजिटिव है, और मैं मान लेता हूं बी भी पॉजिटिव है, तीनों यदि पॉजिटिव है, तीनों यदि पॉजिटिव है, तो आपके दोनों शून्यक क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। दोनों के दोनों शून्य क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। ए के पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, और आपका ए तो हर बार पॉजिटिव ही करना है, यदि पॉजिटिव नहीं है तो उसको बना लेना है। और सी आपका यदि नेगेटिव है, सी नेगेटिव, एक बार मान रहा हूं सी पॉजिटिव है और बी आपका नेगेटिव आ गया, तब आपके दोनों शून्य नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों शून्य क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और सी यदि आपका नेगेटिव आ गया, सी नेगेटिव, तो आपका एक शून्य तो पॉजिटिव होगा और एक शून्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये इस टाइप से आप ध्यान रख लेना, और नहीं तो आप ऐसे बना के कर लेना, ये भी आप आराम से कर सकते हो। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, द्विघात समीकरण जिसका एक मूल, देखो यदि आपको दोनों मूल दिए हुए हो, दोनों मूल या दोनों शून्य, तब आप आसानी से एक द्विघात समीकरण बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एक मूल दिए होने पर आपको ध्यान रखना, कभी भी आपका कोई एक मूल दे दें, आपको द्विघात समीकरण का एक मूल या द्विघात बहुपद का एक शून्यक दे दें, और वो ए प्रीमिय हो, ए प्रीमिय यानी वो इस रूप में हो, ए प्लस आगे इसमें अंडर रूट बी जैसा कुछ आए, इस स्थिति में तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ए प्रीमिय मूल है, एक मूल ये है, तो दूसरा मूल निश्चित रूप से होगा इसका संयुग्मी, संयुग्मी यानी दूसरा मूल हमेशा ही होगा ए, अंडर रूट वाली संख्या का चिन्ह चेंज कर देना, आपको इसको माइनस बी कर देना, बस ये आपको ध्यान रखना। यदि किसी बहुपद का एक मूल ये दे दिया आपको, या एक शून्यक ये दे दिया, तो निश्चित रूप से दूसरा शून्यक ये होगा, और कभी ये दूसरा एक आपको ये दे दिया तो दूसरा हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज कर दो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो द्विघात समीकरण जिसका एक मूल आपको दिया है अंडर रूट का 5 माइनस का 2, तो मैं कह सकता हूं दूसरा निश्चित रूप से होगा, आपको क्या करना है, इस अंडर रूट वाली संख्या पे जो चिन्ह है वो चिन्ह चेंज कर देना है, यहाँ पर किसका प्लस का है, तो ये होगा माइनस का अंडर रूट 5, और बाकी सेम रखना है, तो ये इसका दूसरा मूल हो जाएगा, ये पहला मूल और ये दूसरा मूल, ये दोनों आपके पास मूल मिल गए। अब आप आराम से द्विघात समीकरण बना सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, और समीकरण है तो बराबर में जीरो लिख देंगे। अब बस इन दोनों को गुणा करा के आराम से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जोड़ो, आप जोड़ोगे तो देखो अंडर रूट का 5 माइनस का 2 प्लस माइनस का अंडर रूट 5 और माइनस का 2, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी अंडर रूट 5 माइनस 2 माइनस का अंडर रूट 5 और माइनस का 2, तो अंडर रूट 5 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो योग कितना आया, योग आया माइनस का 4, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस का 4x प्लस का, इनको गुणा करो, अंडर रूट का 5 माइनस का 2, और अब इनको गुणा करा लो, गुणा कराने का ये मतलब यहाँ से मैं यदि माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा अंडर रूट का 5 प्लस का 2, इनको गुणा करा दो। एक बार आप ये इतना कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, प्लस का 4x, यानी आपका उत्तर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये माइनस आ रहा तो ये भी नहीं होगा, ये उत्तर हो जाएगा। बाकी इसको आप गुणा करा के भी देख सकते हो, आपका क्या आएगा, माइनस गुणा करवाया तो कितना आया, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट से गुणा होता है, वो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया 5, माइनस का बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये 4, तो गुणा कितना आया, 5 माइनस 4 1, और ये बाहर वाला 1, यानी गुणा आ गया आपका -1, तो ये क्या हो गया, -1 बराबर 0। बाकी आप इसको बीच से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसने कहा है द्विघात समीकरण के मूल बराबर है,
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज बताई थी आपको कि मूल बराबर होने का सीधा मतलब है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। ये आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल इस्तेमाल करनी है। इसमें ए क्या है, पहले ध्यान रखो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, यानी ये हो गया वन प्लस टी स्क्वायर। बी क्या है, जो एक्स के आगे जो भी गुणांक लिखा हुआ है सारा बी है, टू टी सी, ये आपका क्या है बी। और इस वाले में आपका सी क्या है, सी है पूरा अचर पद, ये पूरा अचर पद जिसमें एक्स नहीं है, ये आपका पूरा सी है, यानी सी का मान है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको इस्तेमाल करो इसमें और मान लिखो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी टू टी सी का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर फोर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चार गुणा ए का मान कितना है वन प्लस टी स्क्वायर, सी का मान कितना है सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बराबर किसका आना चाहिए जीरो। अब इसको ध्यान से देख लो, फोर टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर, पहले इन दोनों को गुणा करवा लेते हैं पूरी टर्म को, ए को गुणा कराया सी स्क्वायर से तो ये आया सी स्क्वायर, ए को गुणा कराया माइनस के ए स्क्वायर से तो ये आया माइनस का ए स्क्वायर, टी स्क्वायर को गुणा कराया सी स्क्वायर से तो ये आया प्लस का टी स्क्वायर सी स्क्वायर, टी स्क्वायर को गुणा कराया माइनस के ए स्क्वायर से तो ये आया टी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर जीरो। आगे देख लो, फोर टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये चार इनसे गुना हो जाएगा फोर सी स्क्वायर माइनस का चार और माइनस का ए प्लस का फोर ए स्क्वायर, माइनस का चार और प्लस माइनस का फोर टी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस का चार और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का फोर टी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर में जीरो। अब इसमें देखो ये फोर टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का और ये फोर टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का, ये कट हो गया, पीछे क्या बचा, पीछे इतना सा बचा है आपके माइनस का फोर सी स्क्वायर प्लस का फोर ए स्क्वायर प्लस का फोर टी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर जीरो। तो चार इन सब में कॉमन है, चार सब में कॉमन है तो चार को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ और पीछे क्या बचेगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या होगा जीरो होगा। तो इस चार को मैं इधर जीरो के पास भेज देता हूँ भाग में, तो ये यहाँ से हो गया माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर जीरो। ये सी स्क्वायर इधर माइनस का इसको उधर भेज देते हैं, बाकी को इधर रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ये हो गया प्लस का सी स्क्वायर। आगे हल करो, दोनों जगह ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा वन, यहाँ बचा टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया सी स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में ऐसा संबंध है वो सही होगा, सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, तो ऑप्शन में इसमें है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करना है, इस फॉर्मेट से ये क्वेश्चन करना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकता